Students, let's take a quick revision of foreign exchange chapter and balance of payment. So foreign exchange का मतलब होता है फॉरेन करेंसी और फॉरेन एक्सचेंज रेट ऐसा रेट होता है जिस पे वन करेंसी दूसरी करेंसी से बदली जा सकती है. ठीक है. उसके बाद इसको हम एक्सटर्नल वैल्यू ऑफ द करेंसी भी कहते हैं अगर हम किसी और वैल्यू के साथ इसको कंपेयर करते हैं. ठीक है. 3 तरह के हमारे एक्सचेंज रेट सिस्टम है. फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम जिसमें 2 सिस्टम आते हैं, गोल्ड स्टैंडर्ड सिस्टम एंड ब्रेटन वुड सिस्टम. गोल्ड स्टैंडर्ड सिस्टम एक ऐसा सिस्टम था जिसमें हम अपनी करेंसी की वैल्यू को गोल्ड के इक्वल कर देते थे. ठीक है. और जो गोल्ड था वो किसके इक्वल था? किसी यूएस डॉलर के इक्वल था. ठीक है. और इसी को ये जो सिस्टम है अंडर द गोल्ड स्टैंडर्ड सिस्टम ईच करेंसी वैल्यू वाज डिफाइंड in terms of gold and hence exchange rate was fixed according to gold value of currencies. ठीक है. इसलिए इसको मिंट पार्ट वैल्यू ऑफ एक्सचेंज भी कहते थे. मतलब करेंसी को गोल्ड के इक्वल और गोल्ड को यूएस डॉलर के इक्वल किया जाता था. फिर हमारा ब्रेटन वुड सिस्टम आया. ब्रेटन वुड सिस्टम के अंदर ऐसा था कि अब करेंसीज को हम यूएस डॉलर के इक्वल करते थे. मतलब हमने गोल्ड को रिप्लेस कर दिया था विद यूएस डॉलर. ठीक है. क्योंकि गोल्ड के इक्वल करने में हमें बहुत ज़्यादा रिजर्व्स रखने पड़ते थे. अब गोल्ड रखना मुश्किल था इसीलिए हमने यूएस डॉलर के इक्वल कर दिया करेंसीज को. ठीक है. और करेंसीज को हम पेग करते थे या यूएस डॉलर से लिंक करते थे एट ए फिक्स्ड एक्सचेंज रेट. ठीक है. और उसके बाद उस यूएस डॉलर को हम गोल्ड के साथ कन्वर्ट कर लेते थे. मतलब जैसे डॉलर को गोल्ड में $35 पर आउंस ऑफ गोल्ड के इक्वल कर देते थे. तो ये सिस्टम थोड़ा सा चेंज था और इसमें कभी कभी एडजस्टमेंट्स भी की जाती थी. इसीलिए इसको एडजस्टेबल पेग सिस्टम ऑफ एक्सचेंज रेट भी कहा जाता था. मतलब गोल्ड अब भी कंटिन्यू था सिस्टम एज ए एक्सचेंज रेट. इसमें भी गोल्ड था, इसमें भी गोल्ड था. फ़र्क सिर्फ ये था पहले रुपी को या अपनी करेंसी को गोल्ड के इक्वल करते थे और फिर गोल्ड को यूएस डॉलर में मेजर करते थे. बट अब क्या करते थे? करेंसी को यूएस डॉलर में इक्वल करते थे, देन उसको गोल्ड के इक्वल किया जाता था. ठीक है. ये सिस्टम बनाया गया था और देन इन्होंने बताया है एक ये फिक्स सिस्टम में आता था कि इसमें फिक्स किया जाता था कि कितनी वैल्यू होगी गोल्ड की, कितनी वैल्यू होगी यूएस डॉलर गोल्ड के इक्वल. जो फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम था वो ऐसा सिस्टम था जिसमें फ्री मार्केट की डिमांड एंड सप्लाई फोर्सेस से हम डिसाइड करते थे कि क्या एक्सचेंज रेट बनेगा. ठीक है. ये फ्लेक्सिबल सिस्टम ऑफ एक्सचेंज रेट होता था. ठीक है. देन हमारे पास एक सिस्टम था जिसको हम बोलते थे मैनेज्ड फ्लोटिंग भी बोलते हैं या जिसको हम मैनेज्ड सिस्टम कहते हैं, फ्लोटिंग सिस्टम. तो यहाँ पे आता है एक ऐसा सिस्टम जिसमें गवर्नमेंट इंटरफेयर करती है. ऑल्दो ये सिस्टम फ्लोटिंग होता है. फ्लोटिंग मतलब डिमांड सप्लाई की फोर्सेस के साथ डिसाइड होता है, बट इसको मैनेज कौन करता है? गवर्नमेंट मैनेज करती है. और इसीलिए इस सिस्टम को हम डर्टी फ्लोटिंग का भी नाम देते हैं. ठीक है. वो कहते हैं अगर तो ऐसा सिस्टम मार्केट डिटरमाइन करती है, ठीक है, सेंट्रल बैंक इंटरवीन नहीं करता, तो उसको क्लीन फ्लोटिंग कहते हैं. अगर सेंट्रल बैंक इसको इंटरवीन करता है किसी भी कारण से, इसको चेंज करने की कोशिश करता है, तो इसको हम डर्टी फ्लोटिंग का नाम देते हैं. ये आपने याद रखना है यहाँ से. फाइन. और दूसरा डेप्रिसिएशन एंड एप्रिसिएशन ऑफ करेंसी याद रखना है. डेप्रिसिएशन का मतलब होता है जब अपनी करेंसी की वैल्यू गिर जाती है. जैसे पहले 62 रुपीज़ या डॉलर के इक्वल था, अब 64 रुपीज़ डॉलर के इक्वल है. इसका मतलब ये है कि पहले $1 के बदले आप 62 रुपीज़ की चीज़ ले पाते थे, अब 62 रुपीज़ देते थे और अब $1 के लिए 64 रुपीज़ देते हो. तो इसका मतलब आपकी प्राइस जो डॉलर है वो आपके लिए महंगा हो गया है. आपकी इंडियन करेंसी जो है वो डेप्रिशिएट हो गई है. एप्रिसिएशन में क्या है कि 64 से वैल्यू गिर के 62 हो गई. पहले $1 के लिए 64 देते थे, अब सिर्फ 62 दे रहे हो. मतलब आपकी करेंसी की वैल्यू बढ़ गई है. तो एप्रिसिएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी. इसी से बिल्कुल जुड़े हुए कंसेप्ट है डीवैल्यूएशन एंड रीवैल्यूएशन. डीवैल्यूएशन और रीवैल्यूएशन दोनों का मीनिंग इसके साथ मैच करता है. फ़र्क सिर्फ ये है कि जो डीवैल्यूएशन और रीवैल्यूएशन होती है वो गवर्नमेंट की इंटरवेंशन से होती है. इसका मतलब जब मैनेज्ड फ्लोटिंग की जाती है तो डीवैल्यूएशन और रीवैल्यूएशन होती है. ठीक है. कितनी तरह की मार्केट्स होती हैं? 2 तरह की मार्केट्स होती हैं.
यहाँ पे इन्होंने बताया है स्पॉट मार्केट एंड फॉरवर्ड मार्केट। स्पॉट मार्केट को हम करंट मार्केट भी कहते हैं। ये ऐसी मार्केट है जिसमें ट्रांजैक्शन तभी के तभी सेटल हो जाती है। फॉर एग्जांपल अभी मैंने कुछ किसी के साथ डीलिंग की, अभी मैंने उसको पैसे एक्सचेंज किए, स्पॉट मार्केट ऑन द स्पॉट। फॉरवर्ड मार्केट ऐसी कि अभी डीलिंग कर ली है पर पैसे हैंड ओवर नहीं किए हैं, अभी वो किसी फ्यूचर डेट पर हम डिसाइड करेंगे कब करनी है, इसको फॉरवर्ड मार्केट भी कहा जाता है। ठीक है, फ्यूचर मार्केट भी कहते हैं। तो फंक्शंस 3 तरह के होते हैं फॉरवर्ड मार्केट में। पहला हेजिंग। हेजिंग का मतलब होता है रिस्क को कम करना। तो ये करते क्यों हैं हम, ताकि मे बी आज जब मैं कुछ खरीदूंगी, जैसे गोल्ड का रेट बहुत ज़्यादा है तो ज्वेलरी महंगी पड़ेगी तो मैं कल को खरीदूंगी, ये डिसाइड करना, बिल्कुल वैसे ही हेजिंग होता है। हेजिंग मतलब टू रिड्यूस द रिस्क। आर्बिट्रेजिंग। आर्बिट्रेजिंग का मतलब होता है कभी कभी साइमल्टेनियसली हम क्या करते हैं, 2 या 2 से ज़्यादा एक्सचेंज मार्केट्स में डील करते हैं ताकि एक जगह से एडवांटेज ले लें अगर दूसरी जगह से कोई नुकसान भी हो रहा है, तो इसको कहते हैं आर्बिट्रेटिंग। देन स्पेकुलेशन, सट्टा लगाना, अंदाज़ा लगाना कि यहाँ पे प्राइस इतनी है आज तो कल को कितनी हो जाएगी, तो ये स्पेकुलेशन भी। ये 3 तरह के फंक्शंस फॉरवर्ड मार्केट में परफॉर्म किए जाते हैं। ठीक है, देन हमें जो चीज़ याद रखनी है दैट इज़ कि हमारे जो फॉरेन एक्सचेंज है इसकी सप्लाई या इसकी डिमांड क्यों की जाती है। ठीक है, मतलब आपको पैसा फॉरेन करेंसी का क्यों चाहिए होता है। ठीक है, और कब कब इसकी सप्लाई करनी होती है, बिल्कुल ऑपोजिट हैं एक दूसरे के। ये टर्म्स आपने अच्छे से पढ़ लेनी है अपनी बुक में से। ठीक है, वाई फॉरेन एक्सचेंज इज डिमांडेड एंड वाई सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज इज नीडेड। ठीक है, उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट बीओपी चैप्टर आता है। बीओपी चैप्टर में आपने क्या याद रखना है कि बीओपी और बीओटी 2 अलग चीज़ें होती है। बीओपी एक पूरा अकाउंट होता है, बैलेंस ऑफ ट्रेड उसका एक हिस्सा होता है। बैलेंस ऑफ ट्रेड में सिर्फ हम विजिबल आइटम्स लेते हैं या गुड्स के बारे में बात करते हैं। ठीक है, एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ गुड्स की बात करते हैं, इसमें हम सर्विसेज को इंक्लूड नहीं करते। ये एक पार्शियल रिकॉर्ड होता है, ये कंप्लीट रिकॉर्ड होता है। ठीक है, और ये फेवरेबल या अनफेवरेबल हो सकता है। मतलब कभी कभी जैसे एक्सपोर्ट मतलब चीज़ें जब बाहर बेचने वाली ज़्यादा होती हैं तो इनकम भी ज़्यादा होगी हमारी, वो अच्छा होता है। बट कभी कभी इम्पोर्ट ज़्यादा होते हैं। इम्पोर्ट मतलब हम बाहर से चीज़ें ज़्यादा खरीदते हैं और भेजते कम है, एक्सपोर्ट कम करते हैं, तो उस केस में हमारा ये अनफेवरेबल हो जाता है। ठीक है, तो ये आपने याद रखना है। इसमें क्या क्या चीज़ें आती है बैलेंस ऑफ पेमेंट में, एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट ऑफ गुड्स जिसको हम देख सकते हैं, विजिबल आइटम्स होती हैं। ठीक है, और इसको हम बैलेंस ऑफ ट्रेड में डाल देते हैं, इसको हम बैलेंस ऑफ ट्रेड कहते हैं सिर्फ गुड्स को। इनविजिबल आइटम्स जो देखी नहीं जा सकती, जैसे इंश्योरेंस करवाना, शिपिंग कराना, बैंकिंग हो गया, टूरिज्म हो गया, हम देख नहीं सकते पर ये भी पैसे का लेन देन में दिखती हैं, तो अनविजिबल आइटम्स होगी। यूनिलेटरल होती है वन साइडेड ट्रांजैक्शंस। वन साइडेड का मतलब होता है, या इनको ट्रांसफ़र पेमेंट्स कहते हैं, कि ये वो हैं जो सामने से कुछ नहीं मिलता। जैसे एक तो एक्सचेंज है, मैंने आपको कुछ दिया और आपने मुझे कुछ दिया, वो तो एक्सचेंज हो गया। बट ये होती है वन साइडेड ट्रांजैक्शन। जैसे किसी को स्कॉलरशिप दे दी, बदले में कुछ नहीं लिया, गिफ्ट दे दिया, बदले में कुछ नहीं लिया, कोई हेल्प कर दी, ग्रांट कर दी, कोई एड दे दी किसी को और वापस बदले में कुछ ना लेना। तो ये 3 हिस्से हमारे बीओपी अकाउंट के होते हैं। इसके अलावा आपको क्या पता होना चाहिए कि कितने अकाउंट इसमें होते हैं। करंट अकाउंट, कैपिटल अकाउंट होता है। ठीक है, करंट अकाउंट में तो ये तीनों चीज़ें आती जो भी मैंने बताई, विजिबल, इनविजिबल एंड यूनिलेटरल। ठीक है, तो इससे हमें पता लग जाता है करंट अकाउंट में क्या क्या चीज़, 3 चीज़ें डालनी। उसके बाद अगर हमारे पास आता है कैपिटल अकाउंट, तो देखो ये भी बात आपने याद रखनी है, सिर्फ एक अकाउंटिंग रूल इसके अंदर आपको याद रखना है। जब भी आपको पता लगे डेबिट साइड में रिकॉर्ड करना है या क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड करना है, ठीक है, तो आपने क्या इसमें याद रखना है कि डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। मतलब कौन सी साइड डेबिट में जाएगी, कौन सी क्रेडिट साइड पे जाएगी, करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट के। तो आपको कैसे पता लगेगा वो, ये अकाउंटिंग रूल जब याद रखोगे। ठीक है, अगर आपको लगता है कोई खर्चा हो रहा है या कोई नुकसान हो रहा है, डाल दो डेबिट साइड पे। अगर आपको लग रहा है कोई आइटम आपको बताइए इनकम या गेन की, डाल दो क्रेडिट साइड पे। ठीक है, तो यहाँ पे आपने याद रखना है
कि जो करंट अकाउंट होता है ये सिर्फ एक्सपोर्ट इंपोर्ट रखता है या यूनिलेटरल ट्रांसफ़र रखता है, बट जो कैपिटल अकाउंट होता है ये क्या करता है, जो पूरे देश की ट्रांजैक्शन रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के साथ होती है, जिससे एसेट या लाइबिलिटी स्टेटस देश का बदल जाता है। जैसे कोई पेमेंट कर दिया आपने लोन की, या बाहर से कोई पैसा यहाँ लगा लिया, तो वो सारा कैपिटल अकाउंट होता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, विजिबल ट्रेड, इनविजिबल ट्रेड और यूनिलेटरल ट्रांसफ़र। कैपिटल अकाउंट में क्या क्या आइटम आती है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, जो फॉरेन से लोग पैसा लगाते हैं, पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है कि जब कोई कंपनी कोई शेयर वगैरह परचेज करती है किसी कंपनी के, ठीक है, और फिर इसमें आते हैं लोन्स या बैंकिंग कैपिटल कोई हो गई, वो सारी चीज़ें हमारी कैपिटल अकाउंट में आती हैं। अच्छे से आपने याद रखना है पॉइंट कि करंट और कैपिटल अकाउंट में क्या आता है। देन कैपिटल अकाउंट में हम क्या करते हैं, इसमें हम देखते हैं कि कितना हमारे ऊपर उधार है, कितना हमने अपना सारा पेमेंट करनी है, कितनी लेनी है, वो सारा कुछ कैपिटल अकाउंट से पता लगता है। ठीक है, तो यहाँ से ये चीज़ें आपको क्लियर होनी चाहिए। देन हमारे पास नेक्स्ट आता है ऑटोनोमस एंड अकोमोडेटिंग ट्रांजैक्शंस। ऑटोनोमस ट्रांजैक्शंस वो होती हैं बीओपी में जो प्रॉफिट मोटिव के लिए की जाती है, याद रखना। ठीक है, और जो अकोमोडेटिंग होती है, ये अकोमोडेट का मतलब होता है किसी के साथ, जैसे मैं आपके साथ अकोमोडेट कर रही हूँ, मैं आपको ठीक कर रही हूँ या मैं आपके साथ बैलेंस करने की कोशिश कर रही हूँ, बिल्कुल वैसे ही जैसे एक खाता बनाते हैं उसको नीचे से बैलेंस करना होता है डेबिट क्रेडिट साइड को, बिल्कुल वैसे ही बीओपी का अकाउंट भी बैलेंस करना पड़ता है। कई बार ये बैलेंस नहीं होता, जितनी भी आइटम्स देखो ऊपर डाल दी मैंने बीओपी अकाउंट के, यहाँ पर ऊपर जितनी भी आइटम्स डाल दी ना, ये सारी ऑटोनोमस होती हैं, क्योंकि इनका ऑब्जेक्टिव होता है प्रॉफिट, हम चाहते हैं कि हमारा मुनाफा हो। बट जब मैंने ये आइटम्स डाली, मैंने देखा मेरा बैलेंस नहीं हुआ, ठीक है, तो मेरे को कुछ आइटम ऐड करनी पड़ती है। कहाँ से मैं ऐड करती हूँ, ऑफिशियल रिजर्व अकाउंट से। ये अकाउंट आरबीआई का होता है बेटा, इसमें देश में फॉरेन एक्सचेंज जो हम इकट्ठा करते हैं, जो फॉरेन करेंसी होती है, गोल्ड की फॉर्म में होती है, ठीक है, स्पेशल ड्राइंग राइट्स के फॉर्म में होती है, तो वो सारे खाते में से कुछ पैसा या तो अगर बैलेंस कम है तो डाल दो, अगर ज़्यादा है तो उसमें वापस कर दो, तो ये प्लस माइनस करना पड़ता है बैलेंस आउट करने के लिए। तो इसको हम अकोमोडेटिंग ट्रांजैक्शन कहते हैं, इसको हम बिलो द लाइन आइटम कहते हैं अकोमोडेटिंग को, और ऑटोनोमस को हम अबव द लाइन आइटम्स कहते हैं। ठीक है, वो प्रॉफिट मोटिव के लिए होती है, और वो क्या होती हैं, बिलो द लाइन आइटम्स, जिसको हम उसको सेट करने के लिए करते हैं, बैलेंस ऑफ पेमेंट को इक्वल करने के लिए करते हैं। तो ये आपको पता होना चाहिए कि किस तरह से हमने ऑटोनोमस एंड अकोमोडेटिंग आइटम्स को किया। विद दिस द चैप्टर इज ओवर।